नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है बहू के तानों के कारण। जब पिता ने छोड़ा घर, तो बेटे ने अपनी पत्नी को दी ऐसी सज़ा कि उसकी अकल ठिकाने आ गई। चंद्रकांत जी बड़े ही उदास मन से अपना सामान पैक कर रहे थे। सामान्यतः जब भी किसी आदमी को कोई भी सामान पैक करना होता है तो वह कहीं ना कहीं खुश होता है, क्योंकि या तो वह कहीं घूमने जा रहा होता है या फिर किसी अपने के पास उससे मिलने के लिए। लेकिन चंद्रकांत जी की स्थिति तो बिल्कुल विपरीत ही थी। वह अपना सामान किसी अपने के पास जाने के लिए नहीं, बल्कि अपनों से दूर जाने के लिए पैक कर रहे थे। दरअसल अब बात उनकी बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वह अब इस घर में नहीं रहेंगे। कमाल की बात तो यह थी कि चंद्रकांत जी को रोकने के लिए भी कोई नहीं आया। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रकांत जी कौन हैं और आखिर अपना घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो कि चंद्रकांत जी की कहानी है। चंद्रकांत जी एक बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं, जो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। दरअसल चंद्रकांत जी गांव में अपने बड़े बुजुर्गों के साथ ही रहा करते थे, लेकिन कुछ परिस्थितियों के चलते उनके परिवार वालों को वह गांव छोड़ना पड़ा और चंद्रकांत जी के पिताजी ने सारी जमीन जायदाद बेचकर शहर में एक मकान अपने बेटे के नाम से दिला दिया। तब तक चंद्रकांत जी की शादी हो चुकी थी। उनकी पत्नी उर्मिला जी बहुत ही सभ्य और संस्कारी थीं। परिवार में सभी लोग बहुत खुशी खुशी रहते थे। चंद्रकांत जी अपने माता पिता की इकलौती औलाद थे। साथ ही उनकी एक बहन थी, जिसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। अब चंद्रकांत जी अपने परिवार के साथ शहर में जो मकान उनके पिताजी ने उनके नाम से खरीदा था, उस मकान में रहते थे। चंद्रकांत जी ने अपने माता पिता की खूब सेवा की। जब तक वह जीवित रहे, तब तक उर्मिला देवी जी ने भी अपने सास ससुर की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनकी मृत्यु के पश्चात सारी जिम्मेदारियों को दोनों पति पत्नी ने बहुत अच्छी तरह से संभाला। वक्त के साथ साथ चंद्रकांत जी का बेटा भी बड़ा हो रहा था। चंद्रकांत जी का भी इकलौता ही बेटा था, और क्योंकि वह इकलौता बेटा था, इसलिए चंद्रकांत जी ने उसे कभी भी घर से दूर जाने नहीं दिया। बेटे को जो भी पढ़ाई करनी थी, वह सब उसने अपने ही शहर के अच्छे से कॉलेज में की। चंद्रकांत जी के बेटे का नाम दिवाकर था। दिवाकर शुरू से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, इसीलिए चंद्रकांत जी और उर्मिला जी ने भी कभी भी उसे पढ़ाई से नहीं रोका। उन्होंने उसे हमेशा कहा कि वह जितना पढ़ना चाहता है उतना पढ़े। जीवन में जितनी ऊंचाइयों को छू सकता है उतना छुए। हम हमेशा तेरे साथ हैं। वे दोनों हमेशा ही उसे समझाया करते थे कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी आ सकती हैं, लेकिन तुझे किसी भी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों तेरे साथ हैं। दिवाकर भी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था। आखिर वही उनका इकलौता सहारा जो था। धीरे धीरे समय बीतता रहा। परिवार में कुल मिलाकर 3 ही जन थे, और उर्मिला जी में तो जैसे उनके पति और उनके बेटे की जान बसती थी। तीनों का परिवार छोटा परिवार लेकिन सुखी परिवार था। बहुत खुशियां थीं उस परिवार में। उर्मिला जी अपने पति और अपने बेटे का पूरा ख्याल रखती। जो भी एक गृहिणी के काम होते हैं, वह सभी कामों को पूरी शिद्दत से निभाया करती, और चंद्रकांत जी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे। बेटा भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था और पूरा मन लगाकर पढ़ाई किया करता था। धीरे धीरे, देखते ही देखते दिवाकर का कॉलेज भी पूरा हो गया और अब उसकी नौकरी भी लग गई।
जब दिवाकर की नौकरी लगी तब उर्मिला जी और चंद्रकांत जी ने दिवाकर की शादी के बारे में सोचा। दिवाकर को भी कोई आपत्ति नहीं थी, अतः दिवाकर की शादी एक सुधा नाम की लड़की से कर दी गई। सुधा शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की थी। जब सुधा को देखने के लिए गए और उर्मिला जी और चंद्रकांत जी गए थे, तब सुधा के घर वालों ने बिल्कुल ऐसा दिखाया था जैसे सुधा जाने कितनी संस्कारी है, लेकिन वास्तव में सुधा वैसी नहीं थी। इस बात का पता तो उन्हें बाद में चला, पहले तो उन्हें इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था। जब उन्होंने सुधा को देखा तो अपने बेटे के लिए दोनों पति पत्नी ने उसे अपनी बहू के रूप में पसंद कर लिया और अपने बेटे से सुधा की शादी करा दी। शादी के कुछ समय बाद छत से गिरकर उर्मिला देवी जी की मौत हो गई। अब तो घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियां सुधा ने ही संभाल ली थीं, क्योंकि जब तक उर्मिला जी थीं तब तक वह घर के काम संभाल लिया करती थीं। लेकिन सुधा को भी वह अक्सर कहा करती थीं कि बेटा, मेरे साथ थोड़ा बहुत काम कराया कर। मुझे कभी कहीं जाना पड़ गया तो घर का सारा काम तू कैसे संभालेगी। बस ऐसे ही अपने साथ लगा लगा कर उन्होंने बहुत सी चीजें सुधा को सिखा दी थीं। सुधा घर के काम कर तो लेती थी, लेकिन बहुत चिड़चिड़ा कर करती थी। उसे घर के काम करना जरा भी पसंद नहीं था। ऐसे में जब तक उर्मिला जी थीं तब तक तो कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन उर्मिला जी की मौत के बाद तो जैसे हर एक चीज की आफत ही आ गई थी, क्योंकि सुधा घर का कोई भी काम नहीं संभाल पा रही थी। यहाँ तक कि वह किचन का भी सारा काम नहीं संभाल पाती। और जबकि शादी होने के समय सुधा के घर वालों ने जितने भी व्यंजन खिलाए, यह कहा कि यह सभी सुधा ने ही बनाए हैं और सुधा को खाना बनाने का बहुत शौक है। उन्होंने तो कहा था कि सुधा पूरी तरह से एक घरेलू लड़की है, जिसे घर के कामों से कोई आपत्ति नहीं है। और उर्मिला देवी जी ने भी इसीलिए हाँ की थी, क्योंकि वे अपने घर में एक कामकाजी बहू नहीं लाना चाहती थीं। वह चाहती थीं कि उनके घर में एक ऐसी बहू आए जो उनके घर को स्वर्ग बनाकर रखे। जैसे उन्होंने जीवन भर अपने परिवार को हमेशा संवार कर और संजो कर रखा, बिल्कुल वैसे ही उनकी बहू भी उनके परिवार का ख्याल रखे। और इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कहा था। लेकिन अब ना तो सुधा की हरकतें देखने के लिए उर्मिला देवी जी थीं और ना ही उसे सिखाने के लिए। धीरे धीरे बढ़ती हुई परेशानी को देखकर दिवाकर और चंद्रकांत जी ने फैसला किया कि क्यों ना घर में एक नौकरानी रख ली जाए, जो कि घर के काम करने में सुधा की मदद कर दिया करेगी। सुधा ने भी इस बात के लिए हामी भर दी। अब घर के अन्य काम करने के लिए एक काम वाली बाई आने लगी। झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, सबके कपड़े धोना हो या घर की सफाई करना, यह सभी काम वह काम वाली बाई कर दिया करती थी। लेकिन दिवाकर ने सोशल मीडिया पर चल रही कुछ वीडियोस के चलते खाना बनाने का काम किसी काम वाली को नहीं सौंपा। वह तो चाहता था कि एक काम वाली बाई खाना बनाने के लिए भी रख ली जाए, लेकिन जब ऑफिस में उसने अपने दोस्त से इस बात का जिक्र किया तो उसके दोस्त ने उसे साफ साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि उसने एक वीडियो भी दिखाई जिसमें खाना बनाते वक्त वह औरत खाने पीने की चीज़ों में बहुत गंदगी मचाया करती थी। यहाँ तक कि दिवाकर ने जब वह वीडियो देखी तो उसका तो मन भी घबरा गया और उसने वहीं सब सुधा को भी दिखाया। तब जाकर उन्होंने निश्चय किया, अब सुधा को दिखाकर उन्होंने यह निश्चय किया कि खाना बनाने का काम सुधा खुद ही निपटा लिया करेगी। और वैसे भी परिवार में थे ही कितने लोग, कुल मिलाकर 3 जन तो थे ही। उनका खाना बनाना कोई बड़ी बात तो नहीं थी।
और सुधा को कोई और काम भी नहीं था। ना उसे ऑफिस जाना होता था, ना कोई और काम था। बस उसे अपने परिवार वालों का वैसे ही ख्याल रखना था जैसे उर्मिला जी रखती थीं। और यदि वह चाहती तो धीरे धीरे सब सीख जाती। लेकिन नहीं, धीरे धीरे समय बीतने लगा। काम वाली बाई आई और बाकी सारे काम करके चली जाती। सुधा ने धीरे धीरे खाना बनाना भी सीख लिया और अब फिर से सबकी जिंदगी सुचारू रूप से चलने लगी थी। समय के साथ साथ दिवाकर के 2 बच्चे हुए और अब सुधा भी अपने बच्चों में व्यस्त रहती थी। और इस सब को देखते हुए चंद्रकांत जी और दिवाकर भी उसकी मदद किया करते। लेकिन सुधा फिर भी हर समय झुंझलाती ही रहती थी और उसकी परेशानी सभी लोग समझते थे, इसीलिए कोई कुछ नहीं कहता था। बढ़ते समय के साथ चंद्रकांत जी की उम्र भी बढ़ रही थी और अब उनके शरीर ने जवाब दे दिया। अब और काम करना उनके बस का नहीं रहा। चंद्रकांत जी के दोनों पोते बाहर हॉस्टल में अपनी पढ़ाई कर रहे थे और घर पर चंद्रकांत जी और उनकी बहू ही रह जाते थे, क्योंकि तबीयत ठीक ना रहने के कारण चंद्रकांत जी ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। लेकिन जब से चंद्रकांत जी ने काम करना छोड़ा, तब से उनकी बहू के तो रंग ढंग ही बदल गए। वह हर एक चीज पर उन्हें ताने सुनाया करती, कभी खाने को लेकर, कभी उनके अन्य खर्चों को लेकर। हमेशा ही उन्हें बातें सुनाती रहती। चंद्रकांत जी, जो कि एक बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे, वह अक्सर ही अपनी पत्नी की बातों को सोचकर शांत रहा करते थे। उनकी पत्नी उनसे हमेशा कहा करती थीं कि परिवार बिखरने में ज्यादा समय नहीं लगता, बड़ी बात होती है परिवार को बांधे रखना, जो कि परिवार के किसी बड़े सदस्य का काम होता है। इसीलिए हमेशा अपने परिवार को बांधे रखना। और बस अपनी पत्नी के इन्हीं शब्दों को याद करते हुए वे बेचारे जिल्लत भरी जिंदगी झेल रहे थे। जब से उनकी नौकरी छूटी, तब से उन्हें बहुत सुनाने लगी थी। छोटी मोटी बातों पर चिड़चिड़ाते रहना तो उसकी आम आदत थी। लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी। जब चंद्रकांत जी खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी बहू से दोबारा सब्जी मांग ली। उनकी बहू ने उन्हें सब्जी तो दी नहीं, पर दुनिया भर की बातें जरूर सुना दी, वह भी बिना किसी बात पर। वह बोली, दिन भर घर में खर्च तो इतने होते रहते हैं और कमाने वाला कोई है नहीं, मेरा अकेला पति कितनों का खर्चा उठाए। चंद्रकांत जी अपनी बहू की सारी बातें चुपचाप सुनते रहे और कुछ ना बोले। उठकर चुपचाप वहां से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद जब चंद्रकांत जी बाहर से घूमकर आए, तब उनकी बहू फोन पर अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी और फोन पर बात करते हुए अपनी सहेली से बोली, अरे यार, अब तुझे क्या बताऊं, मेरा ससुर तो पूरे दिन घर में ही पड़ा रहता है, काम का ना धाम का, दुश्मन अनाज का, एक पैसा तो कमा कर लाता नहीं। और फरमाइशें देखो, मैंने तो साफ शब्दों में समझा रखा है कि मुझे इतना काम नहीं होता मुझसे, चुपचाप 2 वक्त की जो रोटी बनाकर दे देती हूँ वही खा लिया करो। अब तो उस बुढ़े को झेलना बहुत भारी हो रहा है, हर समय मेरे सिर पर नाचता रहता है, ऊपर से हर चीज में टोका टाकी, कभी यह मत करो कभी वह मत करो, हमेशा चिक चिक करता रहता है। पता नहीं इस बला से कब आजादी मिलेगी, भगवान जाने कब मेरी जान छूटेगी इस मुसीबत से। दुनिया भर में इतने लोग मरते रहते हैं, पर इस बुढ़े को तो मौत भी नहीं आती। एक तो वैसे ही घर के इतने काम हो जाते हैं कि बस पूछ मत, और ऊपर से इस बुढ़े के काम, इसके कपड़े धो, इसे खाना करके दो, मुझसे तो अब इसकी चापलूसी और नहीं की जाती। इसीलिए मैंने इसे साफ शब्दों में समझा दिया था कि अपना काम खुद कर लिया कर। तू भी अपनी सास को समझा दे, जितना सर पर चढ़ाएगी उतना ही नुकसानदायक होगा। अरे इन लोगों को खुद तो कुछ काम धाम रहता नहीं है,
ऊपर से हम पर हुक्म चलाते हैं, और फिर चलाएं भी क्यों ना। बैठे बैठे मुफ्त का खाना किसको बुरा लगता है। मैंने तो अपने ससुर को कई बार इतनी उल्टी सीधी बातें सुनाई हैं, पर वह बुढ़ा है कि ढीठ बनकर यहीं जमा हुआ है और हमारे सिर पर बोझ बना हुआ है। अरे, सारी शर्म बेच खाई है। अगर थोड़ी भी शर्म लिहाज होती तो कब का इस घर को छोड़कर जा चुका होता। पर नहीं, अब मैं तुझे क्या ही बताऊं। उस बुढ़िया के मरने के बाद से तो मेरी जिंदगी नरक हो गई है। फिर भी जब तक यह बुढ़ा कमा रहा था, तब तक एक इस बात की संतुष्टि थी कि चलो कम से कम घर में कुछ तो कमा कर ला रहा है। पर अब तो ना कुछ कमाता है ना धमाता है, घर में बैठे बैठे खाता है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। अपनी बहू की इतनी कड़वी बातें सुनकर चंद्रकांत जी का जी भर आया और वे वहां से अपने कमरे में चले गए। आज पहली बार चंद्रकांत जी खुद को इतना असहाय महसूस कर रहे थे। बेचारे, आज तक जो इंसान अपने ऑफिस में भी किसी की एक बात न सुनता था, वह अपने घर में इतना लाचार हो गया था कि अपने लिए ही इतनी कड़वी बातें सुनकर भी बिल्कुल चुप था। अपनी बहू से वह क्या ही कहते। मन में तो आया कि बहू को अभी सारी बातों का जवाब दे दें। कह दें कि मैं कोई हराम का नहीं खा रहा हूँ। तुम जिस भी चीज पर ऐश कर रही हो, हर वह चीज मेरी ही देन है। मेरे ही कारण इस घर में महारानी बनी पड़ी हो। लेकिन वह इस बात को सोचकर कुछ नहीं बोला कि बहू तो अपनी शर्म लिहाज खो चुकी है। लेकिन मेरी आंखों का पानी अभी तक मरा नहीं, जो मैं अपनी बहू से इतनी बेइज्जती कराकर भी इस घर में रहूं। बस यही सब सोच सोच कर पूरी रात गुजर गई और चंद्रकांत जी, जो अपने जीवन में कितने भी मुश्किल हालात से नहीं हारे, वे आज अपनी बहू बेटे के आगे हार चुके थे। उन्होंने पहले भी कई बार बेटे बहू के बीच चल रही बहस को सुना था, लेकिन वे बेटे और बहू के बीच में कुछ बोलना नहीं चाहते थे, इसीलिए चुप रह जाते थे। उनकी बहू तो काफी समय से ही उन्हें वृद्धाश्रम भेजना चाह रही थी, लेकिन उनका बेटा इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। आखिरकार बहू की बातों का इतना गहरा असर चंद्रकांत जी के मन पर हुआ कि उनके लिए अब इस घर में रुकना नामुमकिन सा हो गया था। पूरी रात रोते रोते गुजार दी कि अब क्या किया जाए। पत्नी की बात का मान रखकर अब भी इस घर में रहें या अपने आत्म स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए इस घर से चले जाएं। क्या करें? अभी अपने बेटे को सब कुछ सच सच बताकर उसका परिवार तोड़ दें, या फिर चुपचाप घर से जाकर अपने बेटे के परिवार को बसाए रखें। कैसे? यूं जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनका बेटा उनसे बहुत प्यार करता था और बात को वह अच्छी तरह से जानते थे कि बेटे के आने पर उन्होंने अपने बेटे से कहा, दिवाकर बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जरा फ्री हो जाओ तो कमरे में आ जाना। दिवाकर ने खाना पीना खाया और अपने पिता के कमरे में जा पहुंचा। कमरे में जाकर उनसे कहने लगा, बताइए पिताजी, कोई काम था क्या? कैसे याद किया? तब चंद्रकांत जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने आज तुम्हें बहुत ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया है। मुझे तुमसे यहाँ रहने के बारे में कुछ बात करनी थी। दरअसल मैं कल वृद्धाश्रम जा रहा हूँ। यह बात सुनकर दिवाकर एकदम से चौंक गया और बोला, वृद्धाश्रम जा रहे हैं? लेकिन क्यों पापा? आप वृद्धाश्रम क्यों जा रहे हैं? आपको घर में भला क्या परेशानी है जो आप वृद्धाश्रम जा रहे हैं? वृद्धाश्रम उन लोगों के लिए होता है जिनका कोई नहीं होता, लेकिन आपके लिए मैं हूं ना। फिर आप क्यों वृद्धाश्रम जाना चाहते हैं? चंद्रकांत जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम मेरे लिए हो,
लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि अब तुम सिर्फ मेरे लिए ही नहीं हो, तुम्हारा अपना भी परिवार है और तुम्हें उनकी खुशियों का ख्याल भी रखना है। तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मेरे कारण तुम्हारे परिवार में किसी भी तरह का कोई तनाव ना आए। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो और मुझे अपने पास ही रखना चाहते हो, लेकिन एक पिता होने के नाते यह सब जानते हुए, जब मुझे पता है कि मेरे कारण मेरे बेटे की गृहस्थी में कुछ परेशानी आ रही है, तब माफ करना बेटा, लेकिन मैंने कई बार तुम्हारी और बहू की बातें सुनी हैं। बहू तुमसे अक्सर ही मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर आने के बारे में कहती रहती है, लेकिन तू हमेशा ही उसे मना करता रहता है, जिसके कारण वह बहुत चिड़चिड़ी भी रहती है। और वैसे भी घर में बैठे बैठे पूरा दिन मैं बोर हो जाता हूँ। वहाँ वृद्धाश्रम में मेरे जैसे अन्य और भी बुजुर्ग होते हैं, जिनके साथ बैठकर हंस बोलकर मैं अपना समय बिता सकूंगा। यहाँ पर पूरे दिन बैठे बैठे कोई काम भी नहीं होता और ना ही कोई मेरे साथ होता है। अकेले बैठा बैठा मैं परेशान हो जाता हूँ। वहाँ वृद्धाश्रम में मेरे जैसे बहुत साथी मिल जाएंगे और फिर ऐसा तो नहीं है कि वृद्धाश्रम जाकर मैं तुम लोगों को भूल जाऊंगा। क्या तुम लोग मुझे भूल जाओगे? तुम लोग मुझसे मिलने के लिए हर हफ्ते वृद्धाश्रम आ जाया करना। दिवाकर का बिल्कुल भी मन नहीं था और उसने अपने पिता को मना किया और अपने कमरे में जाकर बैठ गया। दिवाकर यही सब सोच रहा था कि अचानक पापा को क्या हो गया, क्यों वह वृद्धाश्रम जाने की लत लगा रहे हैं, कि तभी बाहर से उसकी पत्नी सुधा थोड़े गुस्से में आई और बोली, दिवाकर, जब आपके पापा वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार हैं, तो आप उन्हें जबरदस्ती क्यों रोक रहे हैं? आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि वह पूरे दिन यहाँ बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, और वैसे भी अब हमारे बच्चों की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। 1-2 महीने में वह भी घर वापस आ जाएंगे। अब इतना बड़ा महल तो है नहीं कि यहाँ 50 कमरे हों, यहाँ सिर्फ यही 3 कमरे हैं। अब दोनों बच्चे आएंगे तो उनके लिए भी तो कमरा चाहिए ही ना। ऐसे में अगर पापा जी वृद्धाश्रम जाना चाह रहे हैं, तो तुम क्यों उन्हें जबरदस्ती रोक रहे हो? तुमने मेरी बात तो कभी मानी नहीं, अब अपने पापा की ही बात मान लो। जब वह कह रहे हैं तो उन्हें जाने दो। वृद्धाश्रम में क्यों जबरदस्ती रोक रहे हो? तब दिवाकर ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन आज तो सुधा ने ठान लिया था कि वह अपने ससुर को वृद्धाश्रम भिजवाकर ही मानेगी, और उसने दिवाकर के सामने एक शर्त रख दी कि या तो अपने पापा को वृद्धाश्रम भेज दो, या फिर मैं अपने मायके चली जाऊंगी और फिर लौटकर कभी नहीं आऊंगी। बच्चों को भी अपने साथ ही रखूंगी। दिवाकर भी यह सब सुनकर थोड़ा परेशान और बेचैन सा हो गया। आखिरकार चंद्रकांत जी को जो डर था, वही स्थिति आन पड़ी थी। इधर दिवाकर बहुत ज्यादा परेशान था और उधर चंद्रकांत जी ने जब अपनी बहू की यह शर्त सुनी तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह कल सुबह सूरज निकलने से पहले ही इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। और अगले दिन सुबह ऐसा ही हुआ। जब सुबह दिवाकर और उसकी पत्नी सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनके पिता कमरे में नहीं हैं और ना ही वहाँ उनका सामान था। दिवाकर अपने पिता को अपने कमरे में ना पाकर बहुत परेशान हो गया और इधर उधर ढूंढने लगा। चिल्लाते चिल्लाते वह बाहर तक देख कर आया, लेकिन उसे उसके पिता नहीं दिखे। दिवाकर का तो हाल बेहाल था और इसकी पत्नी सुकून की सांस ले रही थी। सुधा तो यही चाहती थी। दिवाकर अपने पिता को ढूंढता रहा, लेकिन उनका पता कहीं नहीं चला, तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया। ऐसे में उसने अपनी पत्नी को अपनी दोस्त से फोन पर बात करते हुए सुना और उसने देखा कि उसकी पत्नी उसके पिता के घर छोड़कर जाने की बात को लेकर इतनी ज्यादा खुश है। अपनी सहेली से वह कह रही थी कि आखिरकार मेरा सपना पूरा हो ही गया, मैं जो चाहती थी वह हुआ।
कितनी बातें सुनाई, आखिरकार उसकी अकल में बात आ ही गई कि अब इस घर में गुजारा नहीं होगा, इसीलिए तो चला गया। अब क्या बताऊं यार, मैं कोशिश तो बहुत कर रही थी, लेकिन बुढ़ा घर से जाने को तैयार ही नहीं था। पर कल परसों तो मैंने इतनी बातें सुनाई कि बस क्या ही कहो। अब बची कुची शर्म जो उस बुढ़े के अंदर बची थी, बेचारा उसी के चलते इस घर को छोड़कर चला गया। और अगर ना जाता तो मैं उसका वैसे भी जीना हराम कर देती। बस तुझे भी अपनी सास के साथ कुछ ऐसा ही करना है। यह सब कहती हुई वह हंसने लगी कि तभी गुस्से में अपने घर के अंदर पहुंचे दिवाकर ने अपनी पत्नी के हाथ से छीनकर फोन जमीन पर दे मारा। दिवाकर को अचानक कमरे में आया देख सुधा बहुत घबरा गई, क्योंकि दिवाकर अपने पिता से कितना प्यार करता है, और अगर दिवाकर ने उसकी बातें सुन ली होंगी तो दिवाकर उसके साथ क्या करेगा। यह सब सोचकर अब तो सुधा की हालत खराब हो रही थी। वह अपनी सफाई देते हुए बोली, दिवाकर, वह मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी, उसकी सास के बारे में। वह मुझे कुछ बता रही थी। वह इससे ज्यादा कुछ और कहती कि दिवाकर ने जोरदार तमाचा अपनी बीवी के गाल पर रसीद दिया। एक थप्पड़ में सुधा दूर जाकर गिरी। आंखों में आंसू भरकर सुधा दिवाकर की ओर देखती रही। दिवाकर ने गुस्से में उसे पकड़कर उठाया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, कितनी बेशरम औरत हो तुम। तुम्हें मेरे पापा के साथ ऐसा बर्ताव करते जरा शर्म नहीं आई। मैं तुम्हें हमेशा ही एक अच्छी बहू समझता रहा, लेकिन तुम तो एक अच्छी पत्नी भी साबित नहीं हो पाई। कुछ भी नहीं। ना तुम एक अच्छी गृहिणी बन सकी, ना एक अच्छी बहू बन सकी, और तो और ना ही तुम एक अच्छी माँ बन सकी। तुमसे ना तो कभी घर संभाला गया, ना ही तुम अपनी बहू होने की जिम्मेदारियां निभा पाई। यहाँ तक कि तुमसे तो अपने बच्चों को भी न संभाला गया, और उनको भी तुमने बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। और मैं भी आज तक तुम्हारी हर कमी को छुपाने की कोशिश करता रहा, लेकिन तुम तो मेरी शराफत का हमेशा की तरह नाजायज फायदा उठाती रहीं। मैंने आज तक कभी नहीं चाहा कि मैं अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति को दुखी रखूं। मैं हमेशा से यही सोचता रहा कि मैं अपने बीवी बच्चों का पूरा ख्याल रखूं, उनकी हर इच्छा पूरी करूं। इसीलिए आज तक तुमने मुझे जितनी बार भी पापा को वृद्धाश्रम छोड़कर आने के लिए कहा, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, केवल यह सोचकर कि कोई बात नहीं, थोड़े बहुत समय बाद तुम खुद ही समझ जाओगी। लेकिन तुम इतनी नीचे गिर जाओगी, मैं यह कभी नहीं सोच पाया। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे पापा को यूं ही मुझसे दूर कर दोगी? अरे, माँ बाप के साथ औलाद का रिश्ता भगवान का बनाया हुआ होता है, जिसे तुम तो क्या, मैं भी चाह कर भी नहीं भूल सकता। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी अर्धांगिनी हो, मेरे सुख दुख में साथ देने का फर्ज है तुम्हारा। लेकिन तुमने मेरे हर सुख में तो मेरा साथ दिया, लेकिन कभी भी मेरे किसी दुख में मेरा साथ ना दे सकी। कभी भी किसी परिस्थिति में आगे बढ़कर तुमने कंधे से कंधा मिलाकर मुझे संभालने की कोशिश नहीं की। हमेशा ही हर चीज से हाथ पीछे खींचती रही। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आज तक ना तो कभी मेरे पापा ने, ना कभी मेरी माँ ने, और यहाँ तक कि ना ही कभी मैंने भी तुम्हें तुम्हारी कमियां गिनवाईं। लेकिन आज तो तुमने हद ही कर दी। क्या नहीं किया मेरे पापा ने। उन्होंने बचपन से लेकर आज तक अपनी हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। लेकिन तुम जिस दिन से इस घर में आई हो, एक दिन भी अपनी कोई जिम्मेदारी तुमने सही से नहीं निभाई। और आज तुमने मेरे पापा के साथ इतना गलत बर्ताव करके यह साबित कर दिया कि मैं चाहे तुम्हें कितना भी सुधारने की कोशिश कर लूं, पर तुम कभी नहीं सुधर सकती। तुम शुरू से ही झूठी थी और आज भी हो, और शायद तुम हमेशा ऐसी ही रहोगी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम
इस घर में रहना चाहती हो या नहीं, लेकिन मैं इस घर में अपने पिता के बिना नहीं रह सकता। इसीलिए मैं जा रहा हूँ अपने पापा को ढूंढने, और उन्हें ढूंढकर ही वापस आऊंगा। अगर तुम इस घर को छोड़कर जाना चाहो तो जा सकती हो, और हाँ, मेरे बच्चे मेरे ही साथ रहेंगे। मैं उन्हें तुम्हारे भरोसे तो नहीं छोड़ सकता। तुम जैसी गैर जिम्मेदार इंसान के भरोसे, जिसे आज तक अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं हुआ, वह बच्चों को भला क्या ही जिम्मेदारी से संभालेगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर चाहो तो इस घर में रह सकती हो, और अगर नहीं तो दरवाजा उधर की तरफ है। मैं चला अपने पापा को लेने। इतना कहकर दिवाकर गुस्से में गाड़ी की चाबी लेकर घर से बाहर निकल गया। देखते देखते पूरा दिन बीत गया, और शाम होते ही दिवाकर अपने पिता को लेकर वापस घर आ गया। दिवाकर ने अपने पिता से कहा, पापा, आपने अपनी बहू के बारे में सोचा और आप इस घर से चले गए, पर आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि आपके बिना मैं कैसे रहूंगा। देखिए पापा, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचकर इस घर से चले गए थे, लेकिन अगर आज के बाद आपने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जहाँ तक बात रही सुधा की, तो यह पूरी तरह से आज़ाद है। जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है, और अगर इसका मन है तो यह अपने मायके में ही रहे। मैंने इसे रोका थोड़े ही ना है। सुधा भी गुस्से में अपने मायके चली गई, और कुछ दिन तक अपने मायके में ही रही। लेकिन मायके में भी उसकी गुजर बसर भला कितने ही दिन होती, और वह भी तब जब वह कोई काम धाम नहीं करती थी। सुधा के मायके वाले इतने भी रईस नहीं थे कि उनके यहाँ नौकर लगे हों। जो भी घर का काम होता था वह सुधा की भाभी ही किया करती थीं। अब भाभी भी अपनी ननंद को कितने ही दिन बनाकर खिलाती, और वह भी तब जब सुधा जैसी ननंद हो, जो कि एक नंबर की कामचोर थी। वह अपने ससुराल से बिना किसी बात के मुंह फुला कर आ गई थी। कुछ दिन तक तो सुधा की भाभी ने उसकी अच्छे से खातिरदारी की, लेकिन 2-4 दिनों बाद ही सबके रंग बदलने लगे। सुधा की माँ उसे सुबह शाम पूछती रहती, बेटी, तुझे दामाद जी लेने कब आ रहे हैं? अब सुधा उन्हें क्या ही बताती। सुधा ने अपनी माँ को जब सच बताया तो वह भी बहुत नाराज हुई और बोली, अगर तूने मुझे यह सब पहले बताया होता तो मैं तुझे अपने घर में आने ही नहीं देती। पर अब कोई बात नहीं, दामाद जी को फोन कर और अपने किए की माफी मांग। मैं भी तुझे इस घर में ज्यादा दिन नहीं रख सकती। अब तेरी भाभी मुझे बनाकर खिलाती है, उतना कम है क्या? तू खुद सोच, जब तू अपने एक ससुर को खाना बनाकर नहीं खिला सकती, तो ऐसे में तेरी भाभी हमारा काम करे सो करे, ऊपर से तू और यहाँ आकर बैठ गई है। माफ करना बेटा, लेकिन इस बुढ़ापे में नौकरों की तरह काम करने की मेरी हिम्मत तो बिल्कुल नहीं है। तो इससे पहले कि तेरी भाभी नाराजगी में तेरे साथ साथ मुझे भी अपने से अलग कर दे, तू अपने पति को मना और अपने घर जा। शादी के बाद बेटी मेहमान की तरह ही अच्छी लगती है, और तेरी तो अभी नई नई शादी भी नहीं हुई। इतने बड़े बड़े बच्चे हैं और बिना किसी बात के यहाँ नखरे दिखाकर बैठी है। कुछ ही दिनों में सुधा को भी समझ आ गया कि जितने नखरे उसके ससुराल वालों ने उसके उठाए हैं, उतना तो उसके मायके वाले भी नहीं उठा सकते। और जिस ससुर को वह बोझ समझकर उन पर इतना अत्याचार कर रही थी, उस ससुर ने, जिसने उसे बेटी की तरह माना, जिसने सुधा को इतना प्यार दिया जितना आज उसकी सगी माँ भी नहीं दे पा रही थी, सगी माँ ने भी आज यह कह दिया कि मैं बुढ़ापे में यह सब नहीं झेल सकती और तू यहाँ से चली जा। और दूसरी तरफ उसके ससुर थे, जिन्होंने उसकी खुशी के लिए अपना घर, अपना बेटा, सब कुछ छोड़ दिया ताकि उसके बेटे और बहू की जिंदगी में कोई परेशानी ना आए। जब आज सुधा को इस बात का एहसास हुआ तो वह अपनी ही नज़रों में गिर गई। जब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, ज़्यादा दिन मायके में भी रह नहीं सकती थी।
आखिरकार उसने अपने पति को फ़ोन किया और उससे कहा कि वह उसे लेने के लिए आ जाए। लेकिन दिवाकर ने उसे कह दिया कि तुम जिस तरह घर छोड़कर गई थीं, वैसे ही खुद घर वापस आ जाओ। ना ही मैंने तुम्हें घर से भगाया था और ना ही मैं तुम्हें लेने आऊँगा। अब सुधा के पास और कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार उसने अपने घर वापस जाने का फैसला कर लिया और जब उसकी मायके में ज़्यादा दिन नहीं बनी तो वह वापस अपने ससुराल पहुंची। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने अपने ससुर के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगी। अपने ससुर के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हुई सुधा बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा जी। आज तक मैं आपको हमेशा ही गलत समझती रही, हमेशा ही आपको खुद पर बोझ समझती रही, जबकि सच तो कुछ और ही है। आज मुझे एहसास हुआ कि जब आपकी दो रोटियां भी किसी को खलने लगें तो कैसा लगता है। जब आप जिन्हें अपना मानकर अधिकार से उनके पास रहें और वह लोग आपको बोझ मानकर उल्टी सीधी बातें सुनाएं तो कैसा लगता है। आखिरकार चंद्रकांत जी ने भी अपनी बहू को माफ़ कर दिया और फिर वह अपने परिवार में चंद्रकांत जी और अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी। कुछ समय बाद उसके बेटे भी घर वापस आ गए और अब पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। और अब सुधा भी एक गृहिणी की पूरी जिम्मेदारियां निभा रही थी और अपने परिवार को ऐसे ही संभाल रही थी जैसे उर्वशी जी संभाला करती थीं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें।